जर्नल भी है और टू मेडिकल ग्रेजुएट भी जी। है कि आप जब फॉर फ्यूचर आप ऐसे ही फील्ड में जाएं जिसमें आप पेशेंट को हेल्प कर सकें, रिवॉर्डिंग हो, क्योंकि पेशेंट की एट द एंड जो है कि अगर आप सेटिस्फाइड, अगर आप जब रात को सो रहे हैं आपने सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आपकी लाइफ जो है it's not- ट्रू। और आप जो है अगर आप उसको एक्सीलेंस, जो भी फील्ड में जा रहे हैं एक्सीलेंस में जाएं और देखें इसमें पैसों की खातर कभी नहीं जाना चाहिए कि पैसे कितने कमाएंगे, क्योंकि लोग जो हैं देखते हैं कि ये इस फील्ड का जो है एक्सपर्ट है, इतने पैसे बना रहा है, इसका जा रहा है तो मैं भी होऊंगा तो मेरे लिए तो पैसे, मनी विल फॉलो यू, दैट्स Yes. अल्लाह मियाँ ने रखा हुआ है। आप जो हैं डेडिकेटेड हैं, दिल में आपके हैं, आप नीयत अच्छी हो, मनी आपको फॉलो करेगा कि मनी विल फॉलो यू। आप जो है जस्ट गो, क्योंकि आपकी सेटिस्फेक्शन, कि सिर्फ मनी से आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, यू कैन नॉट स्लीप वेल एट नाइट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक स्पेशल एपिसोड में गुफ्तगू पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। आज मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लाए हैं। ही इज़ अ वेरी वेल नोन न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, न्यूरो मॉनिटरिंग करते हैं एंड ही इज़ अ लेजेंड इन दिस फील्ड। और पूरी दुनिया भर में बहुत जगह जाते हैं जहाँ पे ये न्यूरोफिजियोलॉजी और न्यूरो मॉनिटरिंग परफॉर्म करते हैं सर्जरीज़ के दौरान। शॉर्टली वी विल डिस्कस न्यूरो मॉनिटरिंग एज वेल कि क्या होती है और किस तरह जाते हैं। ही इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ खैबर मेडिकल कॉलेज ऑफ बैच ऑफ 1991 एंड आई एम रियली ऑनर्ड दैट ऑन अ शॉर्ट पीरियड वो आए पाकिस्तान और मेरे साथ वो आज बैठे हुए हैं और वी विल डिस्कस अ लॉट अबाउट हिज करियर एंड हाउ ही हैज़ अचीव्ड अप टिल नाउ, जिसमें बहुत सारी किताबें मैंने लिखी। सो आई लाइक टू वेलकम डॉक्टर फैसल जहांगीरी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इन्विटेशन। सर यू आर मोस्ट वेलकम। सर हाउ वाज योर ट्रिप टू पाकिस्तान? कितने दिनों बाद सर आप आए? अभी तो मैं बहुत शॉर्ट ट्रिप है, जस्ट केम फॉर वीकेंड, अच्छा। पेरेंट्स को विज़िट करने के लिए, क्योंकि मैं विजिटिंग सऊदी अरेबिया फॉर सेम ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, तो उसके दौरान मैं क्या जस्ट वांट टू विजिट पाकिस्तान फॉर जस्ट वीकेंड। एक्सीलेंट। सर हमें अगर आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं, Yeah. वेयर वर यू बोर्न और कैसे आप स्कूलिंग की और कैसे आप मेडिकल की तरफ आए? मेरी सारी अर्ली लाइफ सारी जो है पेशावर में, आई ग्रू अप इन पेशावर, कैंट एरिया। मेरे फादर ही इज़ अ फिजिशियन, ठीक। सो वो इन पेशावर। माई मदर, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, so she was in department of psychology. I went to St. Mary's High School, so from kindergarten to 10th grade सारा सेंट मेरीज हाई स्कूल पेशावर, और उसके बाद एफजी कॉलेज में आई डिड प्री मेडिकल इन एफजी कॉलेज, और फिर मैं 83 में ग्रेजुएट फ्रॉम एफजी कॉलेज, एंड देन उसके बाद जो है हैबर मेडिकल कॉलेज, सो 5 years और 6 years ऑफ हैबर मेडिकल कॉलेज। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। सर जब आप मेडिसिन कर रहे थे, जी। व्हाट डिड यू हैव इन माइंड कि आपने आगे जाके क्या बनना है? मुझे जब मैं वो प्री मेडिकल से अप्लाई करने से पहले हाई स्कूल में मेरे मैथ्स के स्कोर ज़्यादा अच्छे थे, अच्छा। तो बट मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। मेरे फादर ही माशाल्लाह फिजिशियन, और उनको देखा वाज लाइक आइडियल फॉर मी, उनके कैसे उनके साथ पेशेंट के साथ और हेल्पिंग अदर पीपल, तो मैंने था कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो मैं इवन जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो जो ग्रुप पैनल था, प्रिंसिपल और टीचर बैठे थे, उन्होंने कहा आपके मैथ्स के स्कोर बहुत हाई हैं, व्हाई यू गोइंग फॉर प्री इंजीनियरिंग। ऐसे, नो आई वांट टू बी अ डॉक्टर। अच्छा। तो मेरा जो था शुरू से था न्यूरोसर्जरी और न्यूरोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा मुझे शौक था कि ठीक है। आई वांट टू गो टू आइदर न्यूरोसर्जरी और न्यूरोलॉजी। सर जब आपने फिर ग्रेजुएशन कर ली, जी हाँ। सो यू वेंट इनटू न्यूरोफिजियोलॉजी व्हिच जी वी हाँ। विल डिस्कस इन जी शॉर्ट व्हाइल, जी हाँ। ताकि ऑडियंस को समझ आए। मैं तो आपका सर स्टूडेंट जी हूँ, हाँ। सो you've taught me, हाँ you're हाँ my supervisor in teaching me neurophysiology, but for the sake of audience's understanding जी। कि आखिर न्यूरोफिजियोलॉजी क्या होती है, पहले अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लें कि न्यूरो मॉनिटरिंग व्हाट इज इट एंड हाउ डज इट हेल्प इन सर्जरीज? सो न्यूरोफिजियोलॉजी को वी कैन डिस्क्राइब ब्रॉडली इन टू मेजर ग्रुप्स। एक न्यूरोफिजियोलॉजी है कार्डिक साइड पे और एक है न्यूरोलॉजी साइड पे। ठीक। जो कार्डिक साइड पे है उसमें है कि पेशेंट का हार्ट रेट और रेस्पिरेशन, जो कार्डियोलॉजी टाइप मॉनिटरिंग है। फिर जो ब्रॉडर एप्लीकेशन उसकी है जहाँ पे यूज़ होती है न्यूरोलॉजी साइड पे है। ये इसकी ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन मैंने उसको उसमें डिस्क्राइब किया कि ईजी समझने के लिए। ठीक है। तो उसमें एक जो होती है डायग्नोस्टिक न्यूरोफिजियोलॉजी, कि हम न्यूरोफिजियोलॉजी को यूज़ करते हैं मरीज़ का कि कोई भी डायग्नोस करने के लिए बीमारी जो सबसे लोगों को कॉमन है। किसी को एपिलेप्सी है, सीजर्स हैं, तो हम कहते हैं ईईजी करें, ब्रेन की वेव्स को रिकॉर्ड करें। किसी को डायबिटीज़ है, शुगर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो हम नर्व कंडक्शन, सेंसरी वो पोटेंशियल या विजन टेस्ट करते हैं कि वो इफेक्ट होती हैं। इस तरह जो है मसल का कोई डिसऑर्डर्स है तो हम कहते हैं ईएमजी करके। तो सारी न्यूरोफिजियोलॉजी के डिफरेंट टेस्टिंग है, उनको हम मोडेलिटीज़ कहते हैं। वैसे डिफरेंट टाइप टेस्ट हैं,
जो आपके सेंसरी, मोटर, विजन, हियरिंग, जो सब उनको टेस्ट करने के लिए होते हैं, उनको डायग्नोस करने के लिए होता है कि आपकी पेशेंट को बीमारी क्या है। ठीक है। तो डायरेक्टली उससे बीमारी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं, प्रेजेंटेशन है, उसके साथ कंबाइन करके इट्स अ वेरी गुड टूल टू डायग्नोस है। ठीक है। वो दैट्स अ डायग्नोस्टिक टाइप जो Right. मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड दे आर अवेयर ऑफ डायग्नोस्टिक ईजी है कि। बिल्कुल जी। फिर सेकंड जो ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप हो जाता है, उसमें है प्रोग्नोस्टिक ठीक कि है। पेशेंट कैसे इज गेटिंग बेटर और वर्स। हम्म, तो हम फॉर एग्जांपल आईसीयू में पेशेंट है, वी मॉनिटर कि पेशेंट कोमा में है, इंड्यूस कोमा में है, या किसी हार्ट अटैक की वजह से, या ब्रेन हेमरेज है, तो उसको इंड्यूस कोमा में डरते हैं कि ब्रेन को की यूटिलिटी ऑक्सीजन की कम हो तो उसको इंड्यूस रखा होता है। लेकिन अक्सर पे मैनी पेशेंट अप टू 30-35% पेशेंट उनको सब क्लिनिकल सीजर्स हो रहे होते ठीक हैं, है। वी डोंट नो। तो ईईजी जो है वेरी गुड थी, क्योंकि पेशेंट मूव नहीं कर रहा, पेशेंट बेहोश है, लेकिन पेशेंट के ब्रेन में उसकी एपिलेप्टिक्स फायरिंग हो रही है, तो दैट गोइंग टू डैमेज, क्योंकि उसकी प्रोग्नोसिस वर्स हो जाए, तो वी कैन यूज़ दैट। फिर उसके बाद जो हम बहुत दफ़ा यूएस में भी और बहुत कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में, वी यूज़ द सेंसरी वोक पोटेंशियल एंड ऑडिटरी वोक पोटेंशियल और ईजीबी कंफर्म ब्रेन डेथ। पेशेंट जो है ब्रेन हेमरेज है या स्ट्रोक है, तो हम उसको एवरी 6 आवर्स, एवरी 8 आवर्स उसकी ऑडिटरी वोक पोटेंशियल और सेंसरी वोक पोटेंशियल के ब्रेन स्टेम के सिग्नल इज क्रॉसिंग द ब्रेन स्टेम और नॉट। ठीक है। तो कॉर्टिकल्स जो ब्रेन के सिग्नल हैं वो सप्रेस होते हैं, पेशेंट कोमा में है, लेकिन ब्रेन स्टेम डजंट सप्रेस नहीं होता है एनेस्थीसिया की इम्पल्सेस वजह से। गुजर रहे होते जी गुजर होते हैं। हैं। ठीक। तो डिसीजन करना है कि पेशेंट को आर्टिफिशियल मींस ऑफ जिंदा वेंट पे रखना रखना है है या नहीं नहीं रखना। रखना। ठीक है। तो वो पोटेंशियल जो है सेंसरी न्यूरोफिजियोलॉजी इज यूज्ड लीगली और क्लिनिकली फॉर ठीक है वो सर। प्रोग्नोस्टिक है। उस प्लस पॉजिटिव साइड भी हो कि पेशेंट बेटर हो रहा है, इसको ड्रग से करें और ठीक है। जगा के, और उसको फिर कैन मूव टू अ Excellent. लोकल। फिर थर्ड है थेरेप्यूटिक। थेरेप्यूटिक जी। तो उसमें हम थेरेपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन आजकल है फॉर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो है FDA हैज़ अप्रूव फॉर पार्किंसन, डिस्टोनिया, ठीक है। एसेंशियल ट्रेमर, और बहुत सारी, इवन एपिलेप्सी एंड OCD। जस्ट मैंने पब्लिश किया पेपर लास्ट वीक, ठीक सर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे भी उसकी काफ़ी है। ठीक है। और फिर पेन के लिए है, जो पेशेंट के बैक पेन है फॉर एग्जांपल, उनकी मेडिसिन वैसे से ट्रीट नहीं होता, दे गो फॉर सर्जरी। जी। बहुत दफ़ा सर्जरी में भी, सर्जरी इज़ नॉट 100% गारंटी है पेन रिलीफ, जी। तो 50%, 50-50 चांस है। ठीक है। तो उसमें जो है पेशेंट समटाइम उनकी सेकंड सर्जरी, थर्ड सर्जरी, फोर्थ सर्जरी, लेकिन दे पेन नेवर गोज अवे, तो उनको हम कैटेगराइज करते हैं फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम। ठीक है। तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर इम्प्लांट करके और उसको बैटरी के साथ पेट में लगा देते हैं, ठीक है। तो वो करंट स्टिमुलेट होता है, तो वो पेन को नम कर देता है उसको। अच्छा। लेकिन उसमें न्यूरोफिजियोलॉजी टेस्टिंग की वजह से वी कैन लोकलाइज पेशेंट को राइट फुट में है, लेफ्ट लेग में है, या बैक में है, ठीक है। तो उसको लोकलाइजेशन और करने के लिए और अपर हैंड वगैरह के लिए भी सेम थिंग। ठीक तो है। वो भी, और फिर ये थेरेप्यूटिक के लिए आता है। ओके। और सेम टाइम बाज़ को फेस में पेन होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जी। तो उसके लिए इंजेक्शन, पेन किलर, और फिर उसके बाद गैंग्लियोनिक ब्लॉक, नथिंग गोज। फिर हम ब्रेन को ओपन करके उसको फेस के एरिया को लोकेट करके उसमें हम कॉन्टैक्ट ग्रिड लगा के और बैटरी जो चेस्ट में इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक है। वो कंटिन्यूस करंट जो होती है वो उस एरिया को ब्रेन सेंस करना, पैरासीजिया हो जाता है, नमनेस ठीक हो है। जाती है, तो जी, पेन जी। रिलीफ होता है। पेन ये रिलीव हो जाता है ये उससे। थे। और फिर लास्ट जो है, जो इसकी हम आज बात करेंगे, वो है सर्जिकल न्यूरोफिजियोलॉजी। जी। हम उसको इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग, बिल्कुल। IUNM भी कहते हैं, या सर्जिकल न्यूरोफिजियोलॉजी है। उसका जो है मेन जो है कॉन्सेप्ट ये है कि हम पेशेंट को डायग्नोस और ट्रीटमेंट का उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, मगर जब भी पेशेंट सर्जरी के लिए जाता है, कोई सर्जरी बहुत इजी होती हैं, सिंपल होती हैं, कोई जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। स्कोलियोसिस फॉर एग्जांपल। हाँ, स्कोलियोसिस है, ब्रेन स्टेम ट्यूमर्स हैं, तो सर्जन तो दे आर ट्रेन, दे आर प्रोफेशनल, और उनकी फेलोशिप्स वगैरह, तो दे उनके लिए जो जस्ट लाइक रेगुलर थिंग। जी। मगर फॉर पेशेंट एवरी सर्जरी इज यस। लाइफ थ्रेटनिंग, हाँ करेक्ट। जी। तो वो कहता है आंखें खुलेंगी कि नहीं। हाँ। तो पहले तो ये था कि पेशेंट को होश में आ गया तो सर्जरी कामयाब है, पेशेंट पैरालाइज हो गया फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट तो दैट्स नॉट। अब हम है कि भाई पेशेंट की सर्जरी के बाद पेशेंट मूव कर रहा है कि नहीं है, पेशेंट सेंस कर रहा है, पेशेंट की हियरिंग ठीक है, अगर मूव भी कर रहा है, पावर जो है 5/5 से 4/5 तो नहीं होगी, कितनी पावर है, कितनी ट्रू। तो उसके लिए जो है सर्जरी के बाद अगर पेशेंट राइट लेग या टांग मूव नहीं कर रहा, या हाथ मूव नहीं कर रहा, या उसको नज़र नहीं आ रहा है, या उसको सुनाई नहीं दे रहा, या कम हो गया, तो दैट्स टू लेट, क्योंकि परमानेंट डैमेज ऑलरेडी हाँ, फिर तो वो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। उसको वो 2 to 4 मिनट है, उसके बाद जो है हाँ जी। परमानेंट। ग्रे मैटर का 2 मिनट्स जी हाँ। टाइम है जी। जी हाँ, 2 मिनट, ग्रे मैटर 2 मिनट, वाइट मैटर ट्रैक जो है
9-11 मिनट 11 मिनट बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है इरिवर्सिबल, तो उसमें फिर दोबारा सर्जरी भी करें, पर तो हम सेम टेस्टिंग करते हैं वाइल सर्जन जो है जो सर्जरी कर रहा होता है, ठीक है। और तो हम विद इन सेकेंड्स टू मिनट वी कैन आइडेंटिफाई चेंज, और उसको सर्जन कहते हैं जस्ट बैक ऑफ, स्टॉप, आप प्लीज़ स्टॉप करें कि जो भी अगर आप यहाँ से प्रोसीड अगर आगे सर्जरी करते रहें तो पेशेंट पैरालाइज हो जाएगा। जी। तो उस क्योंकि अब सर्जन को मालूम है कि इसने लास्ट 2 मिनट 1 मिनट में क्या किया है, उसको रिवर्स करना बहुत इजी है। ठीक है। मे बी स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर ज़्यादा डाल दिया है, स्क्रू लगाया है, स्क्रू निकाल दे हैं, या इवन समटाइम्स सर्जरी की वजह से नहीं है, ब्लड प्रेशर कम है, हाँ जी। लेकिन ब्लड प्रेशर इतना कम है कि इट्स नॉट कॉलिंग अलार्म नहीं है उसके लिए, एनेस्थीसिया के लिए, मगर कॉजिंग स्कीमिया, स्पाइनल कॉर्ड स्कीमिया कॉज कर रहा है, तो उसके लिए जो है वो हमारे सिग्नल्स को चेंजेस हो जाते हैं, तो हम उसको रिवर्स करके ठीक है। तो वी कैन प्रिवेंट। तो मकसद जो है कि पेशेंट जैसा भी सर्जरी के लिए आया है, पेशेंट शुड वॉक आउट विद द सेम, पेशेंट को कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ना हो सर्जरी। अगर सर हम इसको इस तरह कहें कि जो सर्जरी की सक्सेस रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, जी हाँ, बिकॉज जो आउटकम निकल रहा है, फॉर जी हाँ, एग्जांपल जी। एक पेशेंट आता है सर्जरी के लिए, जस्ट जी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस, कि पेशेंट आता है तो हमेशा न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज में प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर मैं जागा जी और मेरी सेंसेशंस गायब हो गई जी हाँ, या पाँव, अक्सर हो भी जाता है जी हाँ, कॉम्प्लिकेशंस की जी वजह से। हाँ, सो न्यूरो मॉनिटरिंग, इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग सर्जिकल, जी हाँ, उसमें ये होता है कि उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है, और जहाँ पे भी कोई गलती हो जाए या चेंज हो जाए सर्जन से, जी। सो दैट कैन बी रिवर्स्ड एंड द पेशेंट कैन बी prevented from having a permanent damage. करेक्ट, या So in reality, it increases the chances of having full function of the body. एग्जैक्टली, उसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव डेफिसिट के रेट बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। ठीक है सर। तो एक उसमें टू थिंग्स हैं, एक तो है सक्सेस रेट बहुत जाता है, एंड देन सर्जन इज मोर कॉन्फिडेंट और ज़्यादा एग्रेसिवली मैक्सिमम, क्योंकि ठीक है। बहुत सर्जन जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल स्कोलियोसिस को करेक्ट करना चाहते हैं सीधा, लेकिन वो कर नहीं सकते कि अगर उनको मालूम नहीं है कि 60% करेक्शन के साथ पेशेंट इज वॉकिंग इज बेटर देन 90% करेक्शन इज पैरालाइज, तो वो रिस्की सिचुएशन। जी हाँ, तो रिस्की है, तो उसको विदाउट इस न्यूरोफिजियोलॉजिक मॉनिटरिंग के अलावा टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है क्योंकि रियल टाइम में हो रहा जी है। हाँ, रियल टाइम में आपको पता जी चल हाँ, रहा है। और सेम थिंग आप जो है जितनी देर में 2 सर्जरीज करते हैं, यू कैन डू 3 सर्जरीज, यस, क्योंकि पेशेंट जो है बेचारे वेट कर रहे होते हैं कि हमारी बारी कब आएगी, 2 बिल्कुल। 6 मंथ 3 मंथ 5 9 10 मंथ्स बाद वेट करना पड़ता है। सर ये तो एक बहुत एक्सीलेंट हाँ। आपने एक फील्ड चूज की है इन मेडिसिन, एंड एक्सीलेंट, इट्स वेरी रेयर, नॉट हाँ। वेरी कॉमन इन पाकिस्तान राइट नाउ। जी हाँ, है कॉमन है काफ़ी, लेकिन जैसे पॉडकास्ट से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी, जी। आपने बताया 2007 में जब आप आए थे तो नोबडी न्यू व्हाट सर्जिकल इंट्राऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग इज। correct. अभी तो काफ़ी, और थैंक्स टू यू, आपने जी, बहुत कॉन्फ्रेंसेस, Thank you. सिंपोजियम इस चीज़ को हाईलाइट किया, एंड योर कोर्सेज एज वेल, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे सर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हाउ डिड यू कम टू दिस फील्ड, क्या रीज़न क्या था, कैसे आ गए? मेरा तो जो है, जिस तरह बहुत से ऑडियंसेस जो अभी सुन रहे हैं उनको मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं था। अच्छा जी। और मैं अर्ली 90s लेट 90s में जब मैंने मेडिसिन के बाद अपनी ट्रेनिंग की सर्जरी में, फिर रेडियोलॉजी में, देन यूएस में मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक है। की, उसमें रिसर्च करता, 3D इमेजिंग, ईजी, और साथ में मेडिकल स्कूल में आई वाज टीचिंग इन मेडिकल स्कूल एंड डेंटल स्कूल। तो मैं एनाटॉमी पढ़ा रहा था, तो ठीक। मैंने एक दिन वैसे ही फिजियोलॉजी पे सर्च किया, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की जॉब की पोस्टिंग थी। ठीक। तो मैंने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी तो पढ़ी थी मेडिकल स्कूल में यहाँ पे, लेकिन हमें इतनी डिटेल में कभी नहीं पढ़ी थी, वर्ड मालूम, लेकिन उसके साथ डिस्क्रिप्शन ली थी कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट आपने सर्जरी में यू आर टू वर्क इन सर्जरी एंड मॉनिटर द पेशेंट। ठीक। तो मैं कही तो बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने मेडिसिन किया, उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग और मुझे सर्जरी में वैसे ही बहुत शौक था। ठीक है। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, मिशिगन में था, तो वो जो कंपनी के जो ओनर था और मैं संडे को आई वाज स्लीपिंग, आई गॉट माय वाइफ ने कहा कि आपकी कॉल है, नाम, मैंने कहा अच्छा इसको, तो उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा वी वांट यू टू कम फॉर इंटरव्यू टू डिट्रॉइट। अच्छा। तो फिर मैं डिट्रॉइट गया, एंड माशाल्लाह दे ऑफर्ड मी जॉब राइट अवे। देन आई मूव टू डिट्रॉइट, फिर वहाँ से मेरी सारी ट्रेनिंग की, और जस्ट उससे पहले कभी न वर्ड सुना था। अच्छा। और जब मैं ट्रैवल कर रहा था, फ्लाइट में हूँ या कुछ है, तो कोई साथ बैठा कहता आप क्या करते हैं, अच्छा जी। तो मैं कहता हूँ आपके पास कितना टाइम है तो मैं जब मैं कहूँगा न्यूरोफिजियोलॉजी, वो सब देख के ये क्या है, तो मैं फिर एक पूरा किस्सा शुरू हो जाएगा। सर, व्हेन डिड यू गेट इनटू द जॉब? इट वाज इन 1998, 98 एंड देन स्टार्टेड इन 1999, और फिर ठीक है। उसके बाद
फिर डिट्रॉइट में इनिशियल ट्रेनिंग की, डिट्रॉइट मेडिकल सेंटर, हेनरी फोर्ड। ठीक है। फिर उसके बाद 2002 में गॉट ऑफर इन थॉमस जेफरसन हॉस्पिटल एज अच्छा। अ डायरेक्टर फॉर द न्यूरोफिजियोलॉजी। माशाल्लाह से। तो फिर मैं डिट्रॉइट मूव किया फैमिली के साथ, फिलाडेल्फिया मूव किया। ठीक है। तो वहाँ पे था, तो वहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा वहाँ पे। फिर हम न्यूरोसर्जरी, स्पाइन सर्जरी और ये ब्रेन डेथ कंफर्मेशन और इंटरवेंशनल प्रोसीजर, कॉइलिंग वगैरह करते थे। फिर देयर वाज अनदर स्टार्टअप कंपनी, देयर वाज अनदर प्राइवेट ग्रुप, ठीक है। उन्होंने न्यू ग्रुप स्टार्ट किया वाशिंगटन डीसी, बाल्टीमोर में। तो दे अप्रोच मी कि वी वांट यू टू कम एंड गेट अ लीड रोल एज अ फैकल्टी। वो ये न्यूरो मॉनिटरिंग के लिए ठीक एज अ इंस्ट्रक्टर। ओके। तो फिर उसकी इट वाज अ स्टार्टअप, दे हैड ओनली वन एम्प्लॉई and they want, तो मैं I joined that group, so I moved to Baltimore DC area। अच्छा। तो फिर वहाँ से जो था, फिर वहाँ से भी उसको हमने ग्रो किया। तो फ्रॉम वन कंपनी 7 years, when I left we have 186 technicians, ठीक है। from 1 to अच्छा। 186 Okay. technician, 185, so and we have 12 neurophysiologists। ठीक है। उसमें मैंने सियाटल भी मूव किया, सियाटल में भी 1 साल स्पेंड इन सियाटल। ठीक है सर। आई मूव बैक टू DC। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया जो शार्लोट्सविल वर्जीनिया, वहाँ पे आई मूव देयर एज अ क्लिनिकल मैनेजर और डायरेक्टर फॉर द न्यूरोफिजियोलॉजी प्रोग्राम। अच्छा, तो वहाँ पे फिर so there's a vast experience that you have कि आपने बहुत जगह काम किया, बहुत दफ़ा मूव किया। What was the best place that you worked in? What was the best surgery जो आपको लगा कि यार अक्सर ऐसा होता है हमारे कोई पेशेंट्स अच्छे हो जाते हैं, so we get really happy कि ये अच्छा हो गया। तो कोई ऐसा केस आपको याद है कि जो बड़ा मुश्किल हुआ हो लेकिन जब वो अच्छा हो गया and you really were glad to have chosen this field? मैंने जब फील्ड में एंटर किया था, मैंने देखा कि बहुत से लोग जो काम कर रहे थे, दे वर स्टक इन वन लेवल, कि या स्पाइन कर रहे हैं या ब्रेन कर रहे हैं, दे वर। ठीक है। तो मेरा जो था फोकस था कि मैंने एवरी सिंगल टाइप सर्जरी वेयर मॉनिटरिंग कैन बी यू आर गुड। ठीक है। मेडिकल था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मैंने कहा मैंने हर चीज़। तो मैं जब भी देखता था कि अपने स्केड्यूल में कोई कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन सर्जरी है, मैं तो मैं अब स्केड्यूल को ऑफिस को मैंने कहा आई वांट टू बी ऑन दैट केस, ठीक है। कि मैंने इसको अब लर्न करना है। कैरोटिड सर्जरी मैंने देखी, मैंने कहा कैरोटिड नेडरेक्टमी में हाउ वी कैन हेल्प इन कैरोटिड सर्जरी। पाकिस्तान में कभी हमने सुना ही नहीं था कैरोटिड बिल्कुल जी। नेडरेक्टमी में। कैरोटिड सर्जरीज की, ब्रेन सर्जरी, ट्यूमर, अवेक सर्जरी, लैंग्वेज ब्रेन लैंग्वेज एरिया के लिए। बिल्कुल। तो मैंने ब्रिकल प्लेक्सस जो है, नर्व ग्राफ्टिंग, काइंड ऑफ लाइक सब एवरी सिंगल टाइप का मैंने जो था वो किया कि उसकी जो है इसमें। जो मेरा फर्स्ट केस है जो मुझे भूलता नहीं है, क्योंकि वो कैरोटिड सर्जरी थी, उसमें जो था वो जब कैरोटिड आर्टरी में प्लेक हो जाता है, उसको रिमूव करने की नैरोइंग के लिए, तो वी कट द कैरोटिड आर्टरी एंड ओपन एंड यूज द प्लेक, रिमूव द प्लेक। तो उसके लिए इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल, कॉमन कैरोटिड, तीनों को हम ब्लॉक कर देते हैं। उसमें ब्रेन स्कीमिया के चांस बहुत होते हैं। अच्छा। और 60% ऑफ चांसेस स्कीमिक इज विद इन फर्स्ट 20 सेकेंड, एंड फर्स्ट 20 सेकेंड आर द मोस्ट रिस्की। बिल्कुल। 80% चांसेस फर्स्ट 60 सेकेंड एंड 2 minute 99%, स्टिल वन लेस देन 1%। तो उसमें मैंने चेंजेस देखी, और मुझे जो मेरे साथ जो इंस्ट्रक्टर था जो मुझे टीच करा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम करा था, जी जी। तो उसको मैंने कहा देयर आर चेंजेस, इसकी EEG चेंजेस हैं, वी हैव टू स्टॉप। तो उसको हमने सर्जन को इन्फॉर्म किया, वी स्टॉप एंड प्रिवेंटेड स्ट्रोक इन दैट पेशेंट। अच्छा, ज़बरदस्त। मगर जिसके साथ तो जो मेरे साथ इंस्ट्रक्टर था, वो उसने कहा कि मैं आई एम डूइंग दिस कराटे फॉर 2 years एंड नेवर सॉ दैट चेंज। अच्छा। तो दैट वाज माय फर्स्ट केस एंड आई सॉ द चेंज, इट गिव यू द कॉन्फिडेंस, और इट वाज वेरी लाइक सेटिस्फाइंग। अच्छा। न्यूरोफिजियोलॉजी में जो सबसे चीज़ मुझे पसंद है, और दैट वाज गॉट डीपर एंड डीपर, कि उसमें सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, कि आप एवरी टाइम जब पेशेंट की को सेव करते हैं, आपको जो सुकून मिलता है कि अगर आज मैं ये नहीं करता सही तरह, और मैंने क्या होता, ये पेशेंट पैरालाइज हो जाता है या ब्लाइंड हो जाता है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। हाँ, तो वो रूटीन रेगुलर प्रिस्क्रिप्शंस और मेडिसिन से वेरी डिफरेंट, चैलेंजिंग बहुत है, रिस्की बहुत है, कि आप जो होते हैं, वी आर टेकिंग ऑल द रिस्क फ्रॉम सर्जन। जी। सर्जन जो है इज लाइक ऑटो पायलट पे है, हाँ। और हम कौन के बेटे कहते हैं, फैसल, डॉक्टर फैसल इज सिटिंग देयर, सो कुछ हुआ ये बताएगा, कि मैंने बताया नहीं है तो सब ठीक है, और उसके बाद पेशेंट पैरालाइज हो गया, तो देन दिस इज माय प्रॉब्लम। हाँ, तो ये मैं अक्सर कहता हूँ, मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज, जैसे मैंने आपके साथ फेलोशिप की, सो व्हाट इज न्यूरोफिजियोलॉजी, अगर कोई मुझसे पूछता, मैं उनको ये कहता हूँ, वी आर द आईज ऑफ द सर्जन। जी हाँ, कि सर्जन को गाइड करने वाले, कि ये करना है, ये नहीं करना, दिस इज वेयर यू गोइंग रॉन्ग, दिस इज वेयर यू, so it's basically making sure कि surgeon succeeds। जहाँ GPS सर, बहुत सारे पेपर्स आपने पब्लिश किए। हाँ। सर, हमारे यहाँ सर, there is this, not
ऑल ऑफ पाकिस्तान, बट देर आर सम थिंग्स कि हम अक्सर ये गलती करते हैं कि प्रमोशन के लिए जी गलत पेपर्स पब्लिश करना शुरू कर देते हैं, ठीक पैसे दे देते हैं, जी ये करते हैं। आपके पेपर सर मैंने जितना नोट किया है जब आपके साथ मैं काम कर रहा था कि आप हमेशा कोई नई चीज़ ढूंढते थे तो आप जल्दी उस पर पेपर, आपने बहुत सारे पेपर्स जी पब्लिश किए हैं सर। सो व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड पब्लिशिंग योर पेपर सर? बहुत सारे तो आपके हैं आई गेस, हाउ मेनी सर? अभी पेपर्स तो मेरे 75 प्लस हैं. लॉट Then ऑफ I have पेपर्स सर, abstract conference presented more than 200 300 माशाल्लाह सर। conference presentation. तो मेरा मोटिव जो होता है कि हमेशा ये रहे कि लोगों को इंट्रोड्यूस करें और कि कौन सी नई टेक्निक है जिस पे हम पेशेंट के डेफिसिट को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो फाइंड न्यू, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो नहीं है कि पैसे कमाने हैं या कुछ, कि बहुत लोग जो होते हैं वो बिज़नेस की खातर डिफरेंट टाइप के इसमें ज़्यादा है. तो मेरा पैसों का और बिज़नेस की वजह से नहीं है. मेरा है कि आई एम ट्राइंग टू थिंक कि किस टाइप ऑफ सर्जरी में है हम जो हैं अगर मॉनिटरिंग यूज़ करें, न्यूरो मॉनिटरिंग, तो हम पेशेंट के डेफिसिट को कम कर सकें. ठीक तो है। मैं वो सोचता रहता हूँ कि नर्वस सिस्टम किधर है. आपको एग्जांपल देता हूँ. जी, Long time ago, it was like 20 years ago, Washington DC में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आई वाज डूइंग सर्जरी स्कोलियोसिस केसेस, स्पाइन सर्जन स्कोलियोसिस केस. तो हमने सर्जरी की ब्रेक रूम में, डॉक्टर लाउंज में हम बैठे थे. तो मैंने सर्जन से पूछा, मैं क्या व्हाट इज़ योर नेक्स्ट केस. तो उसने कहा कि इट्स टिबियल ऑस्टियोटमी. अच्छा, टिबियल फिबुलर ऑस्टियोटमी. मैंने कहा व्हाट इज़ टिबियल फिजियो. उसने कहा ये पेशेंट जो है ब्लॉन्ट डिजीज़ है टिबिया वेरा, जिसमें बच्चों की जो होती हैं उनकी बो लेग्स होती हैं या नीज टच करी होती हैं या ठीक टच है। नहीं करी होती बिल्कुल, स्ट्रेट दे कैन नॉट वॉक स्ट्रेट. ठीक, तो उनको बोन्स टिबिया और फिबुलर लेग्स में उनको पीस रिमूव करके उनको स्ट्रेट कर देते हैं रॉड डाल के. ठीक है, मैं कहा दैट्स इंटरेस्टिंग और लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि नर्व सारी नर्व्स हैं, पेरोनियल नर्व, फिबुलर नर्व, टिबियल नर्व. मैं कहा व्हाट इज़ द पोस्ट ऑपरेटिव डेफिसिट. आपके कितने पेशेंट जो होते हैं, कहते हैं अप टू 50% पेशेंट हैव वेक अप विद अ फुट डेफिसिट, ओह फुट ड्रॉप. ऐसा 50% इज वेरी 50%, लॉ. तो मैं कहते दिस लाइक, हम कहते हैं हमने फिर भी कोशिश करते हैं प्रिवेंट करने की, मगर मैं कहा व्हाई डोंट यू यूज न्यूरो मॉनिटरिंग. तो ही वाज सरप्राइज, कैन यू डू न्यूरो मॉनिटरिंग. ऑफ कोर्स देयर इज नर्व, सो वी अच्छा, कैन ऑल वी हैव टू डू इज टेस्ट द नर्व. उससे ओके लेट्स डू दैट. तो हमने नेक्स्ट केस जो था आफ्टर 1 आवर, तो मेरे पास इक्विपमेंट भी था, सप्लाइज भी थी. सो हमने उसको मॉनिटर किया. तो हमने टिबियल नर्व, फिर पेरोनियल नर्व, मोटरी वोक पोटेंशियल, सेंसरी सारे टेस्ट किए. और ड्यूरिंग सर्जरी सेम थिंग हैपन, वी लॉस सिग्नल. मैंने उसको बताया, मैं क्या लॉस सिग्नल है, समथिंग रॉन्ग. तो उन्होंने एक्सप्लोर किया, तो नर्व जो थी इट वाज ट्रैप बिटवीन द 2 पीसेस ऑफ बोन, अच्छा, ठीक है, फिबुलर नर्व. ठीक है, तो उन्होंने उसको रिमूव कर, स्टिमुलेट करके आइडेंटिफाई किया, रिमूव किया, सिग्नल केम बैक और पेशेंट वोक अप फाइन. उसने कहा आई नीड टू डू मॉनिटरिंग फॉर एवरी सिंगल केस. ऐसा श्योर. and that's how you got into हाँ, different aspects as तो well. उसमें फिर ये दैट वाज, तो उसके बाद जो थे उसके 2 डिफरेंट पार्टनर्स थे, एक मेल एंड फीमेल. एवरी ऑल 3 ऑफ देम दे स्टार्ट मॉनिटरिंग फॉर एवरी ऑफ दोस 2. उन्होंने कहा, और हमने 18 पेशेंट्स किए क्योंकि उसके बाद मैं सियाटल मूव हो गया. ठीक है, 18 पेशेंट किए और उनमें 4 पेशेंट में हमारे सिग्नल लॉस हुए, जो ऑलमोस्ट 20% समझ है. बिल्कुल, और लेकिन सबको हमने आइडेंटिफाई किया. 3 जो थे नर्व की वजह से, ट्रैप की वजह से. वन वाज टॉर्निके वाज टू टाइट, अच्छा, ब्लड फ्लो, ठीक उसकी है, में ब्लड फ्लो चेंजेस रुक हुए. गई थी, तो ठीक, उसकी भी टॉर्निके आप स्कीम है कि नर्व पे कितना हाँ, हाँ, बिल्कुल, वी कैन सर्जरी में पता नहीं लगता. तो ऑल 4 पेशेंट रिकवर्ड, चेंजेस सिंगल केप एंड 0 डेफिसिट. ठीक है, और वो पेपर हमने पब्लिश किया. दैट वाज द फर्स्ट पेपर पब्लिश ऑन दैट. अच्छा, आई थिंक द ओनली पेपर अनफॉर्चुनेटली. अच्छा. Yes, sir, looking at these things and जैसे the audience are also watching very carefully कि how medical science has evolved over the years. और unfortunately in Pakistan we are not keeping up pace with the world. That is one of the things, and I'd like to emphasize कि Dr. Faisal has been very kind कि उन्होंने पाकिस्तान में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बहुत मेहनत की. He has done a lot of talks, even MOUs साइन किए जहाँ पे वो मतलब प्रमोट करना चाहते हैं इस चीज़ को. और मेरे जैसे नालायक डॉक्टरों को भी अपने साथ शागिर्दी में लिया कि हमें भी सिखाया कि हाउ डज दिस थिंग हैपन. एंड जो इनका जो कोर्स है, ग्लोबल इन्वेंशन एक कंपनी है जहाँ पे ये कोर्स ऑफर किया जाता है, सर्जिकल न्यूरो मॉनिटरिंग, इंट्राऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग का, जिसका मैं भी फेलो हूँ. तो मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ, हाउ डिड यू कम अबाउट ग्लोबल इंटरवेंशन, हाउ डिड यू स्टार्ट दिस थिंग? सो ग्लोबल इनोवेशन जो है आइडिया था कि सिंस मैंने जब से मॉनिटरिंग, न्यूरो मॉनिटरिंग स्टार्ट की, और फ्रॉम डे 1 जब मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी लोगों, क्योंकि
तो वो एक ही क्वेश्चन था सबका कि हाउ वी कैन गेट ट्रेन मोर इन्फॉर्मेशन। तो क्योंकि ये फील्ड अभी भी है, इवन यूएस में और यूरोप में तो अभी काफ़ी पीछे है। यूएस में जो एडवांस है उसमें भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, और स्पेशली एजुकेशन में, क्योंकि जो लोग कर रहे भी हैं तो दे आर वेरी लिमिटेड, एंड अनफॉर्चुनेटली समटाइम वो शेयर नहीं करना चाहते जी क्योंकि बिल्कुल बिजनेस मॉडल है और ये वो है, तो उसकी वजह से। तो एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प ठीक करता था टीचिंग के लिए। तो फिर वो लोग मुझसे स्टूडेंट्स पूछते थे कि मैं कौन सी बुक पढूं, तो उनको मल्टीपल बुक सोर्सेज हैं। मैं कहा ये पढ़ें चैप्टर इधर से पढ़ें, लेकिन वो हर एक का होता है कि मुझे एक बुक बता दें मैं पढ़ूं। तो उस वजह से फिर मैंने कहा चलो सबसे पहले मैंने कहा अपनी बुक लिखनी शुरू कर दी। ठीक है। तो वो मैंने अपनी पहली सर्जिकल न्यूरोफिजियोलॉजी पब्लिश की 2011 में। ये मैं ऑडियंस को सर दिखा दूं, दिस इज द फर्स्ट बुक बाय द वे, दिस इज द सेकंड एडिशन बट द सेम फर्स्ट बुक जो सर ने पब्लिश की थी। एंड सर दिस वाज इन व्हिच 2012 2012। और इसमें सर अभी भी माशाल्लाह बड़ी जवान है, लेकिन देयर इज अ पिक्चर ऑफ हिम इन द अर्ली डेज एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, आई हैव गॉन थ्रू इट, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड सर आगे फिर आपने उसके बाद तो इसमें 650 एग्जाम, तो ये जो था ये फर्स्ट एग्जाम क्वेश्चंस है जी हाँ, तो ये काफ़ी पॉपुलर है ठीक है। और रेगुलरली लोग बाय कर एग्जाम के लिए। और इसका जो स्टाइल जो था मैंने डिफरेंट, क्योंकि बहुत सी बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक होते हैं, जब आप पढ़ते हैं मैंने ठीक है। नोट किया आप बहुत इंप्रेस होते हैं कि ऑथर ने बहुत अच्छा लिखा, ज़बरदस्त, और आधी बातें आपको समझ नहीं आती और आधी बातें याद नहीं रहती। बिल्कुल तो मैंने इसको बहुत ही बुलेट पॉइंट्स और ऐसा रखा है, टू द पॉइंट्स, कि आपने डिटेल करनी है, यू कैन गो टू द रेफरेंस, मगर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो उसके बाद फिर जो था, क्योंकि मुझे फिजिशियंस भी और न्यूरोलॉजिस्ट भी और टेक्नीशियंस भी सब लोग रीच करते थे। फिर मैंने कहा चलो मैं अपना खुद ही कोई कोर्स स्टार्ट करता हूँ, तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ। और इवन बिफोर कोविड स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैंने कहा आई स्टार्टेड दिस ग्लोबल इनोवेशन का ऑनलाइन डिप्लोमा प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजिस्ट और फेलोशिप प्रोग्राम फॉर पोस्ट डॉक्टर्स PhD और MDs के लिए किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर बीच में कोविड स्टार्ट हो गया, तो एवरीवन वाज लुकिंग फॉर ऑनलाइन सोर्सेज। तो वो 6 मंथ का कोर्सेज है, तो उसमें मेरे ऑलमोस्ट 6 कॉन्टिनेंट से मेरे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर चुके हैं। आई हैव मोर देन 200 ग्रेजुएट्स फ्रॉम दैट प्रोग्राम। और आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दिस लाइक ग्लोबल कम्युनिटी, क्योंकि जो भी पाकिस्तान में है, कतर, सऊदी अरब, इंडिया में है, अमेरिका में है, कनाडा में, मगर दे आर नॉट कनेक्टेड। हाँ जी। तो जब आप ग्लोबल इनोवेशन से जब कोर्स है, देन वी हैव अलुमनाई ग्रुप, हाँ जी, तो यू आर alumni ऑलवेज group। इन कनेक्शन विद। और हर कंट्रीज में डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइप की मैन्युफैक्चर मशीन यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट। तो उसमें है आप यू कैन कनेक्ट विद अदर पर्सन, ओके में क्या है, तो आपके क्योंकि वैसे जाके आपकी कम्युनिटी डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सर। तो वो जो है, तो उस वजह से बहुत पब्लिक, क्यों सब लोग जो हैं, एवरीवन इज़ वर्किंग फुल टाइम, एवरीवन, मेनी पीपल हैव देयर पर्सनल लाइफ उनके पास है, they don't want to take a 1 year off or 6 month off and go to other city and तो ऑनलाइन सोर्सेज है। तो उसमें मैंने बहुत ही स्ट्रक्चर करके और सिंपलीफाइड लॉट ऑफ वर्क एवरी डे। आपने देखा होगा कि आपकी असाइनमेंट्स बहुत असाइनमेंट है, मगर दे आर ब्रेक डाउन डिफरेंट डेडलाइन। तो ये मैं अपना रिव्यू डेफिनेटली आई लाइक टू शेयर कि जो फेलोशिप थी, हाउ डिड इट गो फॉर मी, 6 मंथ्स पहले ये शुरू हुआ था। एंड I've attended a lot of certification courses online and offline, but this was different in a way कि I thoroughly enjoyed it because जब start हुआ, so you get assignments, फिर आपके tests होते हैं, everything, deadlines होती हैं, live sessions होते हैं, there are Zoom review meetings as well, there are different neurophysiologists from the world that come as guest speakers and they talk about how their experience has been। तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, but the best thing that I liked about was कि जो एग्जाम है, देखिए हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में से हैं, तो उसका ये नहीं है कि 9 o'clock है तो सब 9 o'clock देंगे। देयर इज अ कट ऑफ डेट फॉर इट एंड दे कैन गिव इट बिफोर द डेडलाइन वेयरएवर दे फाइंड टाइम एंड दे कैन गिव इट। एंड द कम्युनिटी आई लाइक द मोस्ट, एलुमनाई जैसे आपने जिक्र किया, तो सारे लोग जो हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। So I think it's a major step towards neurophysiology if this is something you want to pursue in your medical career. So I'd highly recommend कि इंट्राऑपरेटिव न्यूरोफिजियोलॉजिकल जो मॉनिटरिंग का कोर्स है, वो सर का वो फेलोशिप का, वो ज़रूर आप उसमें एनरोल कीजिएगा। आई थॉरली एंजॉयड इट। सर उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो ग्रेजुएट होते हैं नए, तो दे आइदर गो फॉर बेसिक साइंसेज और FCPS, दीज आर द ओनली 2 ऑप्शंस दैट वी हैव इन पाकिस्तान, ठीक है, या आइदर दे गो अब्रॉड, USMLE दे के, प्लैब दे के, दे गो अब्रॉड।
पाकिस्तान में ऐसा क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि वो न्यूरोफिजियोलॉजी की तरफ भी जा सके? देयर इज़ नो एफसीपीएस इन न्यूरोफिजियोलॉजी। अभी हाँ, उस पे है हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि फेलोशिप या स्ट्रक्चर प्रोग्राम और उसकी जो प्रॉब्लम, जो हमारे जो लिमिटेशन है वो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं कि वी डोंट हैव इनफ इंस्ट्रक्टर। हमारे काफ़ी सारे ग्रेजुएट हैं जो मोर देन 2 डज़न 3 डज़न जो पाकिस्तान से, न्यूरो सर्जन भी हैं मेरे पास, न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, स्पाइन सर्जन भी हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएट किया है। लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, उनको तो मेरी बहुत ही हाई रिकमेंडेशन दे शुड लुक इन न्यूरोफिजियोलॉजी, क्योंकि न्यूरोफिजियोलॉजी जो है वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और जिसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन भी हैं। इसमें इट्स नॉट अ बोरिंग और चैलेंजिंग है और रिवॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है हर हिसाब से। और उसमें भी आप जितनी जल्दी आएंगे यू आर गोइंग टू ग्रो मोर, क्योंकि स्टिल इट्स और अभी यूएस में जो है इट्स लाइक मोर देन 1.5 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री पर ईयर। इट्स ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10%, 8 to 10% एवरी ईयर। जो स्टडी जो थी 2016 to 2020 की, इट ग्रोथ रेट द 8%। 20 to 24 स्टडी में इट वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10%। तो फॉर एग्जांपल अभी अमेरिका में जो है अबाउट 8,000 की 7,000 के करीब हॉस्पिटल्स हैं, उनमें 50% हॉस्पिटल्स में सर्जरीज होती है, प्राइवेट सेंटर्स हैं। अब 50 सर्जरी में एवरी हॉस्पिटल में मल्टीपल सर्जरीज हो रही हैं, मगर न्यूरो मॉनिटरिंग यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। अब जो है जो टेक्नीशियन लेवल पे, जो टेक्नोलॉजिस्ट लेवल पे हैं, उस टेक्नोलॉजी में ज़रूरी नहीं है कि वो एज अ फिजिशियन भी व्हेन आप स्टार्ट करते हैं दैट्स अ सर्टिफिकेशन CNIM, यू डू दैट सर्टिफिकेशन, फिर आप जाके बोर्ड सर्टिफिकेशन एज अ फिजिशियन करते हैं। वो जो है जो टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन है, कॉल्ड CNIM, सर्टिफिकेशन इन न्यूरोफिजियोलॉजी इंटरप्रेटिव मॉनिटरिंग, अमेरिकन एग्जाम है। और वो आप पाकिस्तान से भी ले सकते हैं, उनके पाकिस्तान अब यू कैन अप्लाई एंड सेंटर इन पाकिस्तान, कहीं से कर सकते हैं, इंडिया से। तो यू डोंट हैव टू गो टू US, ऑनलाइन रिटन एग्जाम है। अभी तक जो है लास्ट 40 years में ओनली लेस देन 6,000 पीपल हैव पास दैट एग्जाम, लेकिन उसमें मेजॉरिटी जो है आइदर दे रिटायर्ड, अभी 40 years की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। उसमें से कोई मैनेजमेंट में चले गए हैं, कोई डिफरेंट फील्ड में चले गए हैं। तो वी डोंट इवन हैव लेस 3,000 पीपल in the world to have that certification. अगर ये सर्टिफिकेशन हो सर, so do we still have to give USMLE for the younger generation? मैं पूछना चाह रहा हूँ, और they can just directly come and practice? ये सर्टिफिकेशन में they cannot get license। ठीक है। तो फिर अगर आपने लाइसेंस लेना है then they have to take USMLE। ठीक है सर। लेकिन क्योंकि और फिर जो अमेरिकन बोर्ड ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग है, ABNM, उसकी रिक्वायरमेंट है यू नीड टू डू न्यूरो मॉनिटरिंग फॉर 3 years। ठीक है। कंप्लीट 350 सर्जरीज अलोन। अच्छा। और देन टेक द रिटन, उसका रिटन एंड ओरल एग्जाम है। वो काफ़ी टफ है, मगर वाइल यू आर गेटिंग देयर यू कैन टेक दिस सर्टिफिकेशन। ये आपको, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट 100 सर्जरीज है। अच्छा। और उसमें रिटन ओनली रिटन एग्जाम है जो पाकिस्तान से लिया जा सकता है। ठीक है। अमेरिकन बोर्ड के लिए यू नीड USMLE एंड यू हैव टू गो टू US फॉर रिटन एग्जाम। ठीक है। लेकिन क्या इस सर्टिफिकेशन से व्हाट एरियाज ओपन अप फॉर अस? इसमें जो है आपकी जो है एप्लीकेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन जो है न्यूरो सर्जरी में है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, स्पाइन सर्जन है, ENT सर्जन है, कार्डियक है, ओपन बाईपास, हर जगह है। और इसमें हॉस्पिटल्स में एज अ न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट है, प्राइवेट कंपनीज हैं, ग्रुप्स हैं, क्योंकि डिफरेंट हर कंट्री का डिफरेंट मॉडल है। सऊदी एंड दीस या सऊदी, मिडिल ईस्ट, हर जगह यहाँ आप काम कर सकते हैं। जहाँ काम कर सकते हैं, जहाँ काम कर सकते हैं। CNIM पे बेस्ड। CNIM के सर CNIM तो मेरे ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये स्पेसिफिक ईयर्स के लिए आपको मिलता है, यू हैव टू 5 years के मिलता है। ठीक है। एंड देन यू हैव टू गिव द एग्जाम अगेन। नहीं 5 years के बाद यू कैन रिन्यू द। अच्छा, रिन्यू करते हैं फिर आप। यू हैव टू डू 50 कंटिन्यूइंग एजुकेशन आवर्स इन न्यूरो मॉनिटरिंग। ठीक है। तो आप सबमिट करते हैं, देन यू रिन्यू। ओके। जो अमेरिकन बोर्ड ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी है, देन यू हैव टू टेक एवरी 10 years। ठीक है। वो हर 10 साल बाद आपने रहना है। ओके। रिटन एग्जाम यू कैन टेक लाइक मल्टीपल टाइम्स बिफोर द डेडलाइन। सो मगर लेकिन अगर आपने पास नहीं किया देन यू टेक रिटन एंड ओरल एग्जाम। अच्छा। सो इफ आई अंडरस्टैंड राइट, अगर मेरी गलती हो तो आप काइंडली मुझे करेक्ट कीजिएगा। इफ देयर इज अ ग्रेजुएट, मेडिकल ग्रेजुएट दैट हैज जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय मेडिकल स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, and he wants to go and practice in US and he wants to continue with neurophysiology monitoring के साथ, so he just has to clear CNIM and he will be able to CNM की बेसिस पे he cannot work as physician। okay। हाँ, so टेक्नोलॉजिस्ट काम करेगा, टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे। ओके ओके। मगर टेक्नोलॉजिस्ट के लेवल पे। लेकिन फिर उसके बाद बहुत से जो हैं ग्रेजुएट्स के लिए ये है कि अगर वो दे आर लुकिंग फॉर मैचिंग, क्योंकि फर्स्ट थिंग USMLE पास करें, दे हैव टू मैच। बिल्कुल मैच होता है। और मैच में आपकी जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है लोकल डॉक्टर्स के साथ जो है ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है। तो अगर आप CNM करके किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ठीक है, न्यूरो सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक में, न्यूरोलॉजी में, स्पाइन में,
और वाइल आप यूएसएमएल भी साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आप यूएसएमएल देंगे, आप उन सर्जन्स की रिकमेंडेशन लेटर लेके जब आप अप्लाई करेंगे तो ये Okay. मोर चांसेस ऑफ मैचिंग इनटू दैट That's प्रोग्राम। that's a good हाँ, thing that you've just आप ऑलरेडी mentioned. सिस्टम में हैं, पेश आपने इसलिए पार्ट 3 देना है सारा एक ओरल पेशेंट हिस्ट्री, आप यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस फॉर मेनी इयर्स, ठीक और है, आपको इनकम वाइज भी यू आर मेकिंग मनी, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू लिव देयर। ठीक है। आपकी और सीएम की बेसिस पे यू कैन गेट ग्रीन कार्ड एंड सिटीजनशिप टू, जी, जी। और ग्रीन कार्ड मिल जाए तो आपकी मैचिंग के चांस और भी बढ़ते हैं। फिर तो मैचिंग तो वो डिफरेंट है सिनेरियो है, तो मल्टीपल है, किसी को कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है दे कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी हैप्पी टू ठीक। हेल्प देम। Sir, there was this module in our course Yeah. that I simply enjoyed the most. हाँ, और मैंने उसके बाद जब वो मॉड्यूल ख़त्म भी हो गया, मैं उसके बाद भी पढ़ता रहा उसके बारे में। ठीक है, एंड दैट इज़ सोमेटोसेंसरी इवोक पोटेंशियल्स। और ये जो है सर आपकी लेटेस्ट बुक है जी, जो हाँ, आपने ये पब्लिश की है सर। दिस इज़ फ्रॉम डॉक्टर फैसल रियाज जहांगीरी। और सर इस बुक के बारे में बताएं कि पहले तो सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के बारे में Yeah. ज़रा बताएं, इवोक ठीक। पोटेंशियल्स के बारे में बताएं ताकि लोग ज़रा ठीक। वो हो जाएं, और देन वील टॉक अबाउट हाउ दिस बुक इज़ गोइंग टू हेल्प पीपल आउट। तो दिस इज ये जो है ओनली बुक है जो पूरी वर्ल्ड में अवेलेबल जो जस्ट फोकस ऑन सोमेटोसेंसरी बुक। तो इसमें मैंने सब सोमेटोसेंसरी की फ्रॉम बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एनेस्थीसिया, हर चीज़ की है। ठीक है। अब सोमेटोसेंसरी वो पोटेंशियल क्या है, वो इंटरेस्टेड है, जो है अल्लाह की कुदरत है। जब हम जितना पढ़ते हैं ना, हम उसको ज़्यादा फैसिनेट होते हाँ रहते जी, हैं fascinate कि एक होते एक हैं। चीज़ जो है सेंसरी फंक्शन जो है क्लासिक जो है, लोगों को जो आप पूछें तो वो कहेंगे पेन एंड टेम्परेचर। बिल्कुल जी। तो पेन एंड टेम्परेचर का डिफरेंट पाथवे है, वो लेटरल स्पाइनल कॉर्ड है, लैटरल स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल जाता है, थैलेमिक बिल्कुल। है। जो सोमेटोसेंसरी पाथवे है उसमें आपकी 5 सेंसेशन है, हम्म। और नॉर्मली जो है हम सोचते नहीं हैं उनके बाद, अगर आप सोचें तो आप और मेस्मराइज हो जाएंगे। सबसे पहले प्रोप्रिसेप्शन है। फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन। तो प्रोप्रिसेप्शन जो है, मैं अभी आप मुझे देख रहे हैं लेकिन आपको मालूम है आपका पाँव कहाँ है, हाथ कहाँ है, तो आपकी बॉडी पार्ट्स वेयर आर योर बॉडी पार्ट्स इन टाइम स्पेस, दैट्स प्रोप्रिसेप्शन। और ये सेपरेट सिग्नल है जो आपकी ब्रेन में जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड थ्रू, ब्रेन स्टेम क्रॉस करके अपोजिट ब्रेन में। फिर सेकंड है स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस इज सेपरेट थिंग विच इज़ गोइंग इन सेम पाथवे। आप किसी चीज़ को होल्ड करें, कप है, बॉल है, आपके ऐसा राउंड, ओवल, जस्ट टेलिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कि ओवल है, राउंड है, स्क्वायर, विदाउट लुकिंग एट, स्टीरियोग्नोसिस है। दैट्स अ टोटल बिल्कुल। डिफरेंट, और टोटल डिफरेंट सेंसर हैं दे आर ट्रैवलिंग दैट। फिर वेट, 2 टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस है। वेट डिस्क्रिमिनेशन कि ऑब्जेक्ट हैवी है कि लाइट है, नाउ दिस इज अ डिफरेंट सेंसर। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। फिर उसके बाद 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। 4 पॉइंट है कि आपके स्किन पे आप टच कर रहे हैं, 2 सेम टाइम पे यू कैन टेल इज 1 एंड 2, उसलिए कि आपके सेम डर्माटोम में है, सेम नर्व में है। अगर आप डर्माटोम के से बाहर हैं यू कैन टेल, बट इफ़ यू आर इन सेम डर्माटोम। अब वो डर्माटोम जो है वेरी स्मॉल इन फिंगर्स एंड फेस, और आपके बैक पे, चेस्ट पे, लेग्स पे दे आर वेरी बिग। बिल्कुल जी। सो तो आपके पास इवन आप बहुत फासले पे हो यू कैन स्टिल बिल्कुल जी। कैन नॉट टेल। हाँ जी। और फिर लास्ट जो है फाइन टच। सो ये सारे डिफरेंट सिग्नल हैं जो हमारी बॉडी को, हमारी जो, और हमारी जो सारी मूवमेंट है, मोटर फंक्शन है, इस रिस्पॉन्स टू दिस। अगर ये डैमेज हो जाए तो हमारी मोटर फंक्शन, हम अगर आप सीढ़ियों पे Response चढ़ रहे नहीं हैं दे तो आप सकते। पता ही नहीं है कि आपका पाँव किधर है। और जो हम कहते हैं हाथ सो गया है, अब आधी रात को बाद उठते हैं हाथ फील नहीं होते, वो बड़ी पैनिक सिचुएशन होती है। मेरा situation। बाजू की तरह आप उसको हाँ प्रेस जी। कर रहे होते हैं, तो वो जो है, तो वो ये नर्व कंप्रेस हो रही थी, और आप उस पोजीशन में अगर आवर्स एंड आवर्स लेटर हैं तो यू कैन कम अप विद अ परमानेंट अल्लर न्यूरोपैथी और डैमेज। तो ये सोमेटोसेंसरी जो है मैं अगर सर थोड़ा सा जी। ऐड करूँ आपकी इजाज़त के साथ, जी। सोमेटोसेंसरी वो पोटेंशियल, जैसे सर ने फरमाया बहुत करेक्टली कि आपकी जो सेंसेशंस हैं, आप कोई चीज़ टच करते हैं तो वो ब्रेन तक जाती है जहाँ से एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, हाँ, और वो रिस्पॉन्स को हम मोटर रिस्पॉन्स कहते हैं। हाँ। अगर इस पूरे पाथवे के अंदर कहीं पे भी कोई डैमेज हो गया ड्यूरिंग सर्जरी, और या स्पाइनल कॉर्ड में कहीं डैमेज हो गया और कोई स्पाइन सर्जरी के दौरान में, तो जैसे कि हम रोड पे जाते हैं तो ट्रैफिक जो है अगर वो ज़्यादा हो तो हम स्लो जाते हैं, अगर ट्रैफिक या रोड आज़ाद हो तो हम वहाँ से तेज़ी से गुजरते हैं। तो हम यहाँ पे न्यूरोफिजियोलॉजिकल और या इंट्राऑपरेटिव मॉनिटरिंग में लेटेंसीज देखते हैं कि एक चीज़ कितना टाइम ले रही है। जब वो टाइम ज़्यादा लेती है मतलब है कि ये सिग्नल बहुत आहिस्ता से पहुँच रहा है, जिससे हमें मालूम पड़ता है जी। कि सर्जन या कहीं पे कोई ना कोई इशू हुआ है, जी, टॉर्निकेट जैसे आपने कहा था जी, सख्त हाँ। बांध दी गई है, तो उसको रिवर्स किया जाए। इज देयर समथिंग एल्स आल्सो इन सोमेटोसेंसरी इवोक पोटेंशियल दैट So, वी नीड हम टू ऐड फॉर द जनरल आपने पब्लिक? बिल्कुल ठीक है। और सोमेटोसेंसरी में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो टाइम कितना टाइम लेता है, और उसके साइज़ है, हाँ, साइज सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो अगर सिग्नल का साइज़ ड्रॉप हो गया है
तो दैट्स सिग्निफिकेंट। उसके बहुत से कॉजेज होते हैं, एनेस्थीसिया है, हाँ। ब्लड प्रेशर ड्रॉप है, सर्जरी ठीक। है, टेक्निकल भी हो सकता है, और फिर टाइम कितना डिले हो गया। ठीक है। फिर हम मल्टीपल रिकॉर्डिंग साइट लग सकते हैं, हम अर्ब्स पॉइंट है, अर्ब्स पॉइंट मीडियन पे नर्व है, पे ब्रेन लगाते स्टेम हैं, पे है, बिल्कुल। ब्रेन पे है कि कौन सी जगह पे स्टॉप है, क्योंकि देन वी कैन रेफर के कहाँ हुआ है ये? ट्रेन कहाँ से लेट हुई है, बिल्कुल। तो ट्रेन के स्टेशन है हम। स्टेशन, तो हाँ। अगर आप एक ही करेंगे तो आप लेट ट्रेन लेट पहुंची है तो पता ही नहीं है, पेशावर से पिंडी लेट थी, पिंडी से हाँ। लाहौर थी, लाहौर से करें, ट्रू। तो हम मल्टीपल करते हैं। तो बस लोग जो है, मैंने देखा है प्रैक्टिस में, दे स्टार्ट डूइंग शॉर्टकट्स। अच्छा। वो जल्दी में कम इलेक्ट्रोड लगा दिए कि टाइम नहीं है, हाँ। जल्दी है, लेकिन इसमें फिर आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो मतलब गलत हो सकती है। गलत हो दैट्स सकती अ है। वेरी गुड पॉइंट सर, आपने जो और ये रेज़ किया है। पेरिफेरल नर्व्स में जो है, जो नर्व हम्म। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट है, गाड़ियों के एक्सीडेंट है, उसमें नर्व डैमेज हो जाती है, उसमें नर्व ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। उसमें सोमेटोसेंसरी भी हम नर्व को डायरेक्टली एक्सपोज करके स्टिमुलेट करते हैं डायरेक्टली। ओके, डायरेक्टली। हाँ, ठीक फिर आप नर्व टू नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, एक्सपोज नर्व को है। शोल्डर में, आर्म में, लेग में, और नर्व से ही रिकॉर्ड करते हैं, नर्व टू नर्व वेलोसिटी चेक करते हैं, ठीक क्या है सर। स्पीड है। और बस दफ़ा जिस तरह किसी को इंजरी हुई है या कोई ग्रोथ है या ट्यूमर है, तो हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं होता कि इंजरी किस जगह पे हुई है, ठीक है। तो हम स्टिमुलेटर को मूव नहीं करते और रिकॉर्डिंग वाले इलेक्ट्रोड को मूव करते हैं इंच सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, और जो ही सिग्नल ड्रॉप होता है हम एग्जैक्ट लोकेशन लोकेट कर देते हैं। हम एक्सेलेंट। सर्जन कहते हैं ओके दिस इज द प्लेस, आपने यहाँ को इसको नर्व सर ग्राफ्टिंग। मतलब बहुत ज़्यादा यूजेस हैं जी हाँ। उसकी। मैं और नाजरीन को और भी दिखाना चाहूँगा क्योंकि सर की बहुत सारी किताबें हैं माशाल्लाह। सर ये है मैपिंग ऑफ द ब्रेन, Yeah. ठीक है, ये एक बहुत खूबसूरत किताब है। आई ऑल्सो एंजॉयड दिस पार्ट ऑफ द कोर्स एज वेल अ लॉट। इसके अलावा सर ने जो अभी लेटेस्ट में आई है, ये एक इन्फोग्राफिक जर्नी है जो इन्होंने लिखी है। अगर इस किताब को हम अंदर से देखें तो ये सारे वो इन्फोग्राफिक्स हैं जो हमने फेलोशिप के दौरान सारे स्टूडेंट्स ने और हमने वो की थी, जिसकी कलेक्शन सर ने बना ली। ही हैज़ बीन वेरी काइंड कि उन्होंने वो सारी कलेक्शन बना के एक किताब की शक्ल उसको दे दी। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कवर, हार्ड कवर है, बहुत खूबसूरत। अमेजोन पे अवेलेबल हैं ये सारी किताबें। इसके अलावा सर देयर इज़ अनदर बुक एज वेल दैट इज़ ऑफ क्वाइट इंटरेस्ट टू मी, क्योंकि आई एम ऑल्सो इन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और आपकी किताब है इन इन्फोग्राफिक जर्नी थ्रू द न्यूरोबायोलॉजी ऑफ इमोशन। तो आपने इमोशन को भी टच किया है और उसका जो नाम है विजुअलाइजिंग इमोशंस द आर्ट ऑफ फियर। तो ये भी एक इन्फोग्राफिक्स पे ही मबनी किताब हाँ। है। सर इसके बारे में अगर आप हमें बताएं, जैसे आपने कहा द बॉडी ऑन फियर और डिफरेंट हाँ। चैप्टर्स हैं इसके। सर व्हाट डू यू मीन बाय द आर्ट ऑफ फियर, विजुअलाइजिंग इमोशंस, और व्हाई डिड इट, जैसे मुझे भी इंटरेस्ट है कॉग्निशन की तरफ, जी हाँ। हालांकि न्यूरो हम भी कोशिश करते हैं, आप जैसे तो नहीं पहुंच सकते, आप हमारे आइडियल हैं, लेकिन हम भी आपके स्टूडेंट हैं। तो सर व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन कॉग्निशन एज वेल? So, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मैं आई टीच कोर्स, सेमेस्टर लॉन्ग कोर्स एवरी सेमेस्टर ओके। फियर एंड इमोशन, न्यूरोबायोलॉजी ऑफ फियर इमोशन, न्यूरो साइंस कोर्स है फियर इमोशन। तो उसमें आई टीच 7 डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक। एंजाइटी, फियर, डिफरेंट। ठीक है। तो उसमें टेक्स्ट बुक्स तो हैं, काफ़ी सारी टेक्स्ट बुक हैं फियर इमोशन की, और लेकिन आपने जिसमें कहा था तो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देते हैं कि इन्फोग्राफिक बनाएं, कि आप पिक अप वन स्मॉल टॉपिक एंड क्रिएट इन्फोग्राफिक, कि कोई भी जो भी है ऑडियंस दे लुक एट वन पिक्चर एंड दे कैन गेट द इन्फॉर्मेशन के फॉर एग्जांपल रैशनल फियर क्या है, इरेशनल ठीक फियर है। क्या है, सैडनेस क्या है, ऑक्सीटोसिन का क्या इफेक्ट है, डिफरेंट जो ब्रेन के कंट्रोल्स हैं क्या हैं, तो उनकी तो डिफरेंट है। तो आई डिसाइडेड, क्योंकि अभी तक मैंने इन्फोग्राफिक की बुक नहीं बनाई, ठीक है। I decided कि मैं I show the all these type of 7 emotions in a way of infographics. अच्छा। So वो उसका बुक का नाम टाइटल भी है infographic journey through fear and emotion, के every topic को सब्जेक्ट में वो उसमें different chapters में डिवाइड करके उसमें ट्रीटमेंट भी है, cognitive behavior therapy है, very important part of that. बहुत और- एक्सेलेंट सर, हाँ। आपने जो किताबें लिखी हैं दे आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, बिकॉज मैं जब कोर्स शुरू किया था तो आई ट्राई टू फाइंड Yeah. बुक्स जहाँ से मैं सीख सकूँ, Yeah. पढ़ सकूँ। हमारी आदत Yeah. बन गई है सर किताबों की। आजकल की जनरेशन दे लुक अप ऑन यूट्यूब और वीडियोस एंड Yeah. बट आई एम स्टिल यूज्ड टू, बट आई कुडंट फाइंड बुक्स टू बी रियली ऑनेस्ट Yeah. ऑन इंटरप्रेटिव न्यूरोफिजियोलॉजी अपार्ट फ्रॉम यू, Yeah. क्योंकि जब भी आती तो आपकी किताबें आ जाती थी, बाकी किसी की। आपको क्या लगता है सर, व्हाई इज इट दैट न्यूरोफिजियोलॉजी पे अभी तक इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ? उसकी एक वजह ये भी है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो इसमें न्यूरोफिजियोलॉजी में काम करें सीनियर लेवल पे, दे आर सो बिजी, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि एक दफ़ा आप हॉस्पिटल में आप सर्विस प्रोवाइड करें,
सर्जन्स और उनको मालूम है कि आपकी जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इट्स ठीक है। वेरी डिफ़िकल्ट कि आप जाके बुक्स लिखना शुरू कर दें या पब्लिकेशन कर दें। इवन टीचिंग इंस्टीट्यूट में देन इवन स्टिल वेरी डिफ़िकल्ट, मोस्टली पीपल दे राइट बुक चैप्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा लिख बिल्कुल दिया जी। आपके तो उस बुक चैप्टर्स भी हैं सर? जहाँ बुक हाँ चैप्टर्स जी, भी हैं बुक काफ़ी, चैप्टर्स भी। तो वो 50 के करीब बुक चैप्टर्स, लेकिन बुक चैप्टर्स लिखना भी वो जो है लाइक 1 ईयर प्रोसेस, पब्लिशर और सारा जाना है। बुक लिखना जो है लेस दैन 5-6 और 10 बुक्स भी नहीं है जो इस टॉपिक हाँ पे जी, हैं, बहुत कम है, तो बहुत बहुत ही कम। कम है। तो उसकी वजह ये है कि इसमें वो मेरा जो है मेरा पर्सनल शौक है, क्योंकि मैं उस पे अच्छा, अपना माशाल्लाह प्रमोशन सर। और मुझे है कि भाई हर टॉपिक पे डिफरेंट टाइप की बुक्स हों, कि लोग जो हैं उसके जो मैपिंग ऑफ द ब्रेन में इंटरेस्टेड है, वो तो उसको जस्ट पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है तो जस्ट ठीक रीड है। अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स, तो डिवाइड लाइक स्मॉल पीसेस बट मोर डिटेल। सर अक्सर जब भी अल्हम्दुलिल्लाह I've been having a lot of जी podcasts in the past year, 2 सीजन्स कंप्लीट हो चुके हैं सर। मैं जब भी पॉडकास्ट माशाल्लाह। करता हूँ तो डेफिनेटली आई आस्क फॉर अ सीवी कि मुझे थोड़ा आइडिया हो जी जाए, दिस इज हाउ वी जी डू हाँ आवर थिंग्स, जी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह जहाँ हम टच कर सकते हैं। आप यकीन जानिए मैंने सर से कल सीवी मांगी, देयर इज नो पिक्चर इन द सीवी, देयर इज नो इन्फोग्राफिक इन दैट सीवी, बट इट वाज 26 पेजेस लॉन्ग। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा कि दिस इज वेरी बिग हाँ सीवी, तो मैं डायरेक्टली आप ही से पूछ जी लूंगा क्योंकि दैट वाज, ये खुद एक जी किताब है सर, आपकी सीवी तो खुद जी। एक किताब वो अभी 85 पेजेस पे है। है। उसको मैं सब मुझे बाद दफ़ा कहते हैं 2 पेज सीवी भेज दे, मैं कहा 2 पेज 2 कैसे पेज कर। कैसे हाँ बताऊँ? उससे लाइक इम्पॉसिबल है कि आप बस देख के अंदाजा नहीं, नहीं, करें। एक्सीलेंट सर। सर आप फिलैंथ्रोपी का भी जी काम करते हैं। जी हाँ। सर हाउ डू यू सी एंड व्हाट इज़ योर विज़न फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड हाउ डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट बैक टू द कम्युनिटी जिसने आपको इतना सब कुछ दिया, इतना बड़ा नाम दिया? तो तो हाउ डू यू सी एंड व्हाट आर योर फ्यूचर एम्बिशंस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो इस फील्ड में आप हेल्प कर सकते हैं उनकी? मैं जब से न्यूरोफिजियोलॉजी में आया तो मुझे सबसे ज़्यादा यही था कि पाकिस्तान में, इट्स नॉट इन पाकिस्तान, आई वांट टू स्टार्ट इन पाकिस्तान। तो फर्स्ट टाइम इन 2005 आई ट्राई टू मूव टू पाकिस्तान। मुझे जॉब भी ऑफर होगी, मगर विदाउट गोइंग टू डिटेल लाइक थिंग डिडंट वर्क आउट, सो आई हैव टू मूव बैक। ठीक। अब मैं फैमिली के साथ मूव हुआ, लेकिन वो जॉब वगैरह फिगर कुछ, और इट वाज नॉट अ गुड ऑफर, लाइक इट वाज फाइनेंशियली, इवन मेरी फैमिली दे वर सेइंग व्हाई यू आर कमिंग हियर, इस आप गुजारा कैसे करें। हमने कहा कुछ हो जाएगा, आई वांट टू कम टू पाकिस्तान। ठीक। फिर सेकंड टाइम अगेन आई ट्राइड अगेन इन 2011, तो उसमें भी है मैं मेरी वाइफ दोनों को हमारी होगी, शी हैज़ अ PhD इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड देन डिफरेंट, हम दोनों को ऑफर हो, हमने किया, लेकिन फिर एट द सेम टाइम मुझे सऊदी अरब से एक और हॉस्पिटल है, उन्होंने ऑफ़र की कि आप यू वांट टू कम, प्लीज़ कम एंड स्टार्ट द प्रोग्राम देयर। वहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं था, तो फिर वो फैमिली के साथ भी डिस्कस किया, खुद भी किया, फिर देन मूव टू सऊदी अरेबिया। अच्छा। तो वहाँ पे फिर 2 हॉस्पिटल में स्टार्टेड वर्किंग देयर ऑन डेवलप द प्रोग्राम फॉर 6 years। ठीक। देन आई मूव टू कतर फॉर 1 year टू स्टार्ट प्रोग्राम इन कतर, और ठीक है। फिर देन आई मूव बैक टू US। लेकिन मीनवाइल जो था उसमें फिर जो था हमारा अपना की तरफ से भी था अप्रोच हुआ, एसोसिएशन पाकिस्तानी फिजिशियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, अपना उन्होंने बिल्कुल। उन्होंने न्यूरोलॉजी का एक ग्रुप बनाया था, तो उन्होंने कहा आप जो है उनके साथ बात, उन्होंने कहा आप न्यूरोलॉजी के थ्रू यू शुड वर्क ऑन दिस न्यूरोफिजियोलॉजी इन पाकिस्तान। फिर जो मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वालों ने मुझे स्पॉन्सर किया, दे इनवाइटेड मी टू गिव लेक्चर्स, एंड क्यों फर्स्ट थिंग लेक्चर थी लोगों को इंट्रोड्यूस बिल्कुल करें। जी, बिल्कुल। तो मैं फर्स्ट टाइम 2007 में आया, तो 4 cities का प्लान था, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और एबटाबाद, ये 4, क्योंकि फ्रॉम पेशावर, तो मैं पेशावर के नज़दीक जितनी सिटीज़ थी अच्छा। तो उन पे फोकस मेरा था कि KPK को जितना, तो वहाँ पे मैंने आके लेक्चर दिए, 4 weeks का ट्रिप था। अच्छा। तो पेशावर में काफ़ी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में, एबटाबाद में यू मेडिकल कॉलेज में, रावलपिंडी में जो है इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, वहाँ पे जाके तो किया, तो फर्स्ट टाइम अवेयरनेस होगी। फिर उन्होंने दोबारा मुझे इनवाइट किया, फिर सेकेंड ईयर पे मैंने वर्कशॉप की रावलपिंडी में। ठीक है। उस वर्कशॉप में हमने फर्स्ट न्यूरोफिजियोलॉजी वर्कशॉप थी पाकिस्तान में। अच्छा। तो वहाँ पे तो उन्हें हमने रखा कि CMH रावलपिंडी में उन्हें हमने रखा कि हम 10 हमने कहा 10% की लिमिट थी कि हम 10 लोग होंगे, हमने कहा 10 आ गए तो आ गए, और 1,000 रुपये फ़ीस थी रखी थी, उन्होंने रखी थी, मेरी तरफ से नहीं थी कि जस्ट टू कवर। एंड में मुझे है वहाँ पे थे ब्रिगेडियर असद, अब माशाल्लाह लेफ्टिनेंट जनरल, ही रिटायर्ड, अच्छा माशाल्लाह। स्पाइन हेड ऑफ स्पाइन सर्जन। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, नाउ वी हैव 50 अच्छा तो सर। हमारे सिफारिशें आ रही हैं, वो पेशावर से, इवन मुल्तान से, सरगोदा से, और
डेरा इस्माइल खान और कहाँ से लोग दे वांट टू कम, हमने कहा ये लोगों को तो वो तो 1-2 साल में जो थी थोड़ी एडिशन में तो वी एंड अप मूविंग दी वेन्यू टू अनदर प्लेस के बिगर हॉल में। ठीक तो है। हमारे पास 50 लोग थे। तो वो दैट वाज द फर्स्ट। फिर उसके बाद सेकंड ईयर 2014 में फिर हमने 2 वीक्स की हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल हमने। अच्छा। तो 1 वीक का कोर्स था, 2 डे लेक्चर थे और 3 डे ओआर में जाके प्रैक्टिकल। ठीक है। उसमें काफ़ी सीनियर लेवल के सर प्रोफेसर्स भी थे, ब्रिगेडियर लेवल के थे। ठीक है। उनको जाके इलेक्ट्रोड कैसे लगाने हैं, नीडल कैसे लगानी है, वो 3 डे सेशन किया। फिर वहाँ से जो था आस्ता आस्ता तो मैंने अपने खुद ही पर्सनल का मुझे था कि मैंने पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करना है, और मैं अपने ही एक्सपेंस पे और अपने टाइम लेके छुट्टी लेके मुसलसल आता रहा। ठीक है। और फिर हमने रावलपिंडी में सेटअप किया, फिर पेशावर में जो है हैदराबाद में भी सेटअप लाइफ किया। केयर में जी। बिल्कुल जी। तो हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट किया, वहाँ पे हमने मॉनिटरिंग स्टार्ट की अच्छा। 10 ईयर्स अगो HMC में अवेलेबल है? HMC अच्छा। से। और फिर ये अभी सेटअप जो है ये हैबिट टीचिंग में भी है, अच्छा। इक्विपमेंट वगैरह है, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला कोई? ऑपरेटिंग करने के लिए जो हमें वो अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इक्विपमेंट का या हॉस्पिटल में इक्विपमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, या इक्विपमेंट है और ऑपरेट करने वाला नहीं है। ठीक है। तो वन ऑफ द रीज़न जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था ग्लोबल इनोवेशन का था, वो भी था कि पाकिस्तान में लोगों को ट्रेन किया जाए कि वो इस इक्विपमेंट को यूज़ कर सकें। ठीक है। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। हमारे पास काफ़ी अब लोग हो गए हैं। अब लाहौर में सेटअप है, कराची में है, रावलपिंडी में है, एबटाबाद में भी मैंने एक सर्जरी ब्रेन ट्यूमर सर्जरी की थी, जो अच्छा। पेशेंट को उन्होंने कराची से रिफ्यूज़ करके भेज दिया कि आप ऑपरेट करेंगे पेशेंट या स्ट्रोक हो जाएगा, पेशेंट विल डाई। अच्छा। तो वो फिर वापस उन्होंने मुझे सर्जन ने कॉल किया, फैमिली वालों ने भी रीच आउट किया। मैंने कहा आप इसको न्यूरो मॉनिटरिंग के बगैर ऑपरेट नहीं करें कि क्रीनल 3, 4, 6 सब एट रिस्क हैं। इट्स लाइक अ फ्रंटल ब्रेन ट्यूमर था। तो उन्होंने कहा आप आके आ सकते हैं। मैंने कहा मुझे किस मुसीबत में डाल दिया मैं यूएस से अब सर्जरी के लिए कैसे आऊँ। हाँ। मगर फिर जो देन आई डिसाइडेड आई केम स्पेशली फॉर 2 डेज। अच्छा। तो इक्विपमेंट की हमने बारो किया कहीं से, हमने किया और वी ऑपरेटेड माशाल्लाह। सर क्या ये ऑनलाइन नहीं हो सकता? फॉर एग्जांपल आई एम जी हैंडलिंग जी एन इक्विपमेंट, राइट? जी हाँ देयर इज सर्जरी गोइंग ऑन, मैं जी और आप एक लाइजॉन पे हो और ऑनलाइन जी हो, हाँ एंड यू कैन मॉनिटर एंड इंस्ट्रक्ट मी फॉर एग्जांपल और एनीबॉडी एल्स फॉर दैट मैटर कि ये करना है, जी ये हाँ नहीं करना, कैन दैट बी जी डन? हाँ बिल्कुल। ये ऑनलाइन इसकी खूबसूरती ये है जो है कि इसके 2 कंपोनेंट है, एक है इन पर्सन एंड एन ऑनलाइन। ठीक है। और जो है ऑनलाइन का ये है कि इक्विपमेंट जो है और एडवांस जो है इतनी एडवांस हो गए कि वी कैन कंट्रोल एवरीथिंग रिमोटली। ओके। तो मैं यूएस में बैठ के आई कैन रन द होल इक्विपमेंट। मुझे आई नीड समबडी इन पेशावर ठीक है। टू कनेक्ट द पेशेंट एंड मशीन। ठीक है। उसके बाद आई कैन कंट्रोल द होल मशीन, आई कैन स्टिमुलेट द ब्रेन, आई कैन रिकॉर्ड फ्रॉम द ब्रेन, आई कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है। तो आपके पास वो टेक्निक है, तो उसमें हम यहाँ पे काफ़ी डेवलप कर सकते हैं। और जो अभी हमने लाइफ केयर में कॉन्ट्रैक्ट साइन मुझे साइन किया था ग्लोबल इनोवेशन के साथ, हमने ये किया था कि मैं यूएस में बैठ के यहाँ पे लोगों को ट्रेन करूँगा ऑनलाइन, ठीक है। और बीच में विजिट भी करने के लिए आऊँगा। मगर सपोर्ट जो है कि इस गोइंग टू सपोर्ट देम अंटिल दे आर ऑन देयर ओन और दे कैन ठीक डू है। इट। देखिए इसमें ये फ़ायदा ये है कि आप पेरिफेरल हॉस्पिटल कि आपके जो है कि पब्बी में हॉस्पिटल है, या वो सेदू शरीफ में है, या डेरा इस्माइल खान में है, या कहीं और कहीं है। पे भी आप हैंडल तो कर आप सकते हैं। एक जगह पेशावर में बैठ के आप सबको ठीक है। कंट्रोल कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं सर। सर दैट्स एन एक्सेलेंट वो सर। आखिर में मैं आपसे सर एक एडवाइस लेना चाहूँगा फॉर द न्यूअर जनरेशन ऑफ जी डॉक्टर्स जो अभी आगे आ रहे हैं, जी दे हैव टू मेक देयर ओन जी फ्यूचर हाँ एंड ब्रिंग अ चेंज इन समवन्स लाइफ हम्म, हेल्थ केयर में। आप क्या एडवाइस करेंगे सर नई जनरेशन को? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में सीखा और उनके लिए क्या होना चाहिए आगे, एंड व्हाट शुड दे चेज? मनी, फेम, सक्सेस, एक्सेलेंस, व्हाट शुड दे चेज? ये आपका क्वेश्चन टुवर्ड मेडिकल ग्रेजुएट्स है या टुवर्ड्स मेडिकल ग्रेजुएट, मेडिकल बिकॉज हमारी डिस्कशन ज़्यादातर मेडिकल की है। मेडिकल जर्नल भी है और टू मेडिकल ग्रेजुएट भी जी। है कि आप जब फॉर फ्यूचर आप ऐसे ही फील्ड में जाएं जिसमें आप पेशेंट को हेल्प कर सकें, रिवॉर्डिंग हो। क्योंकि पेशेंट की एट द एंड जो है कि अगर आप सेटिस्फाइड, अगर आप जब रात को सो रहे हैं आपने सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आपकी लाइफ जो है इट्स नॉट ट्रू। और आप आप जो है अगर आप उसको एक्सीलेंस जो भी फील्ड में जा रहे हैं एक्सीलेंस में जाएं और देखें इसमें पैसों की खातर कभी नहीं जाना चाहिए कि पैसे कितने कमाएंगे। क्योंकि लोग जो हैं वो देखते हैं कि ये इस फील्ड का जो है एक्सपर्ट है, इतने पैसे बना रहा है, इसका जा रहा है, तो मैं भी होऊंगा तो मेरी लाइफ। तो पैसे मनी विल फॉलो यू, दैट्स यस। अल्लाह मियाँ ने रखा हुआ है।
आप जो हैं डेडिकेटेड हैं, दिल में आपके हैं, आप नीयत अच्छी हो, मनी आपको फॉलो करेगा कि मनी मनी विल फॉलो यू। आप जो हैं जस्ट गो, क्योंकि आपकी सेटिस्फेक्शन, कि सिर्फ मनी से आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, यू कैन नॉट स्लीप वेल एट नाइट। लेकिन आप जो हैं, अगर आपने ऐसी फील्ड की आपने की है जिसमें आप पेशेंट को फ़ायदा दे रहे हैं, और आपकी जो नीयत जो थी आपका जो पर्पस जो था, टू हेल्प द पीपल फ्रॉम आइदर रिकवरिंग फ्रॉम द डिजीज़ और मेकिंग श्योर दे डोंट गेट इंजर्ड और गेटिंग एनी वर्स देयर सर। सिचुएशन, तो आपकी जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी, पेशेंट आपके पास आएंगे, आपका रेफर होगा। क्योंकि एट द एंड आपने 2 वक़्त खाना खाना है, एक घर हाँ चाहिए जी, फिर यहाँ। और सेहत लेकिन होनी वो चाहिए। जब आप एक रेस में चले जाते हैं ना कि मुझे इससे बड़ा घर चाहिए, इससे बड़ा घर चाहिए, तो वो कभी पूरा दैट नहीं होता। पूरा कभी नहीं होता। और आप जितने कम पे खुश रहते हैं, उतने ज़्यादा खुश रहते उससे ज़्यादा हैं। मिलता रहता है। या जो लोग वो, मैंने एक दफ़ा कोट पढ़ा था, मुझे बड़ा पसंद आया था कि उसने कहा था, लिखा हुआ था कि आई डोंट नो द ऑथर, उसने कहा जो लोग बड़ी खुशियों के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, वो कभी छोटी खुशियों पे एन्जॉय एंजॉय नहीं नहीं कर करते, सकते। वो वेरी सारी ट्रू मिस हो सर, जाती है। वेरी ट्रू, वेरी तो ट्रू। आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें और उसको खुश रहेगा। Sir, I am extremely honored and थैंक यू। grateful because you're my teacher. You came to my place और जज़ाकल्लाह हमने खैर। एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट आपसे डिस्कशन हुई, बहुत ज़्यादा enlightening डिस्कशन थी for me personally and for the viewers as well because this is a new field and this is something that we need to incorporate in our system as well. और सर इस वादे के साथ आप जब भी सर पाकिस्तान दोबारा आएंगे सर ज़रूर आइएगा और चल हम इंशाल्लाह सर एक और एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, एक सेकंड एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे कि क्या हमने चेंजेस लेके आए न्यूरोफिजियोलॉजी में और क्या पाकिस्तान में अब चेंज हो सकता है। तो सर आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू, ऑनर्ड कि आप तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह वी विल स्टे इन टच सर थैंक यू, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फॉर इनवाइटिंग, और मैं बहुत खुशी हुई है। और मेरा मकसद जो था ये है कि जितने ज़्यादा लोगों से पहुंच सके, क्यों एक जो हमारा सबसे बड़ा लिमिटेशन है, हम पेशेंट्स को पास नहीं जाते, हम डॉक्टर्स को टॉक करते हैं, मेडिकल ग्रेजुएट को, बिल्कुल जी। कि पेशेंट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि हमने जब मॉनिटरिंग स्टार्ट की थी, तो मुझे जो सर्जन्स बता रहे थे 10 ईयर्स अगो कि अब पेशेंट आके पूछते हैं, डू यू हैव स्कोलियोसिस केसेस के हाँ, लिए आपके पास मॉनिटर। हमने कहा ये बड़ी चेंज है कि पेशेंट पूछ रहे हैं पेशेंट कि पूछ रहा है। तो तो सर इट वाज थैंक यू, अ लवली टॉक सर प्लेजर। एंड बिकॉज ऑफ द टाइम रिस्ट्रेंट्स नहीं तो वी कुड टॉक फॉर आवर्स दिस इज हाउ मच आई एंजॉयड। तो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस एपिसोड एंड इंशाल्लाह आपके साथ गपशप लगती रहेगी। थैंक यू सो इंशाल्लाह, मच जी। थैंक अस्सलाम यू, वालेकुम जी। जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम।